चैप्टर 21 प्रांतों में कांग्रेस शासन। प्रांतीय विधानसभाओं के चुनाव के परिणाम स्वरूप जुलाई 1937 में कांग्रेस ने 6 प्रांतों बॉम्बे, मद्रास, मध्य भारत, उड़ीसा, बिहार एवं संयुक्त प्रांत में मंत्रिमंडल का गठन किया। बाद में असम और पश्चिमोत्तर सीमांत प्रांत में भी उसने सरकार बनाई। गांधी जी ने कांग्रेसियों को सलाह दी कि सरकार में शामिल होने के मुद्दे को वे सहजता से लें, गंभीरता से नहीं। यह कांटों का ताज है, इससे कोई गौरव प्राप्त नहीं होगा। ये पद इसलिए स्वीकार किए गए हैं जिससे हम यह जान सके कि हम अपने राष्ट्रवादी लक्ष्य की ओर अपेक्षित गति से आगे बढ़ रहे हैं या नहीं। गांधी जी ने यह सलाह भी दी कि 1935 के अधिनियम का उपयोग हुकूमत की उम्मीदों के अनुसार नहीं किया जाना चाहिए तथा हुकूमत जिस रूप में चाहती है उस रूप में उसके इस्तेमाल से बचना चाहिए। कांग्रेस मंत्रालयों के अधीन कार्य। कांग्रेस द्वारा विभिन्न प्रांतों में सरकार के गठन से पूरा राष्ट्र पुलकित हो उठा। भारतीय ऐसा महसूस करने लगे मानो वे स्वयं के शासन में जी रहे हैं। सरकारों के गठन से कांग्रेस की प्रतिष्ठा में भारी वृद्धि हुई तथा इससे यह बात भी रेखांकित हो गई कि यह न केवल जनता की विजय है अपितु यह जनता की भलाई के लिए जनता द्वारा उसके प्रतिनिधियों को सौंपा गया उत्तरदायित्व है। जब जनता के प्रतिनिधि राज्य की शक्तियों का प्रयोग जनता के हित में करेंगे, लेकिन कांग्रेस के मंत्रियों के अधिकार और वित्तीय संसाधन सीमित थे। वे अपने प्रशासन द्वारा साम्राज्यवादी स्वरूप को परिवर्तित नहीं कर सकते थे और न ही किसी क्रांतिकारी युग का सूत्रपात कर सकते थे। नागरिक स्वतंत्रता। कांग्रेस मंत्रिमंडलों ने नागरिक स्वतंत्रता की बहाली हेतु अनेक कदम उठाए। 1932 में जन सुरक्षा अधिनियम द्वारा प्रांतीय सरकारों को प्रदान किए गए सभी आपातकालीन अधिकार रद्द कर दिए गए। हिंदुस्तान सेवा दल और यूथ लीग जैसे संगठनों तथा पुस्तकों एवं पत्र पत्रिकाओं से प्रतिबंध हटा दिया गया। प्रेस पर लगाए गए प्रतिबंधों को समाप्त कर दिया गया। सरकारी विज्ञापन के लिए जिन प्रेसों को काली सूची में डाल दिया गया था उन्हें बाहर कर दिया गया। जब्त किए गए हथियार वापस लौटा दिए गए तथा रद्द किए गए लाइसेंस पुनः बहाल कर दिए गए। पुलिस के अधिकारों में कटौती कर दी गई। पुलिस द्वारा जनता के बीच दिए गए व्याख्यान को दर्ज करने तथा गुप्तचर पुलिस द्वारा राजनीतिक कार्यकर्ताओं का पीछा किए जाने की व्यवस्था पर रोक लगा दी गई। राजनीतिक बंदियों तथा जेल में बंद क्रांतिकारियों को रिहा कर दिया गया। राजनीतिक निर्वासन तथा नजरबंदी से संबंधित सभी आदेश रद्द कर दिए गए। बॉम्बे में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जब्त की गई भूमि किसानों को वापस कर दी गई। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बर्खास्त अधिकारियों के पेंशन भत्ते पुनः प्रारंभ किए गए। गांधी जी ने कांग्रेस जनों से आग्रह किया कि वे यह सिद्ध करके दिखाएं कि वे पुलिस और सेना की अत्यल्प सहायता से शासन चला सकते हैं, किंतु नागरिक स्वतंत्रता के संबंध में कांग्रेसी मंत्रियों द्वारा किए गए कुछ कार्यों की आलोचना भी की गई। जुलाई 1937 में एक समाजवादी नेता यूसुफ मेहर अली को उत्तेजक भाषण देने के आरोप में मद्रास सरकार ने दंडित किया। इसी प्रकार अक्टूबर 1937 में एक समाजवादी कांग्रेसी नेता एस बाल्टीवाला पर राजद्रोह भड़काने वाला भाषण देने का आरोप लगाया गया। इस कारण मद्रास सरकार ने उन्हें गिरफ्तार कर उन पर मुकदमा चलाया तथा उन्हें 6 माह की सजा दी गई। बॉम्बे के तत्कालीन गृह मंत्री के एम मुंशी ने साम्यवादी तथा वामपंथी कांग्रेसियों पर नजर रखने के लिए खुफिया विभाग का उपयोग किया। कृषि सुधार। कांग्रेस ने जमींदारी प्रथा को पूरी तरह समाप्त करके कृषि ढांचे के कायाकल्प की कोशिश भी नहीं की। इसके निम्न प्रमुख कारण थे। मंत्रिमंडलों के पास पर्याप्त अधिकार नहीं थे। इस कार्य के लिए उनके पास वित्तीय संसाधनों का घोर अभाव था, क्योंकि भारतीय राजस्व के अधिकांश हिस्सों का उपयोग भारत की केंद्रीय सरकार करती थी। कांग्रेसी मंत्रिमंडल मौजूदा प्रशासनिक ढांचे को किसी भी प्रकार से परिवर्तित नहीं कर सकते थे, क्योंकि ऐसा करने का अधिकार केवल वायसराय या गवर्नरों के पास ही था। विभिन्न वर्गों के बीच सामंजस्य बैठाना एक अन्य प्रमुख समस्या थी। विभिन्न वर्गों के साथ लेकर किया जाने वाला आंदोलन तभी प्रगति कर सकता था जब विभिन्न प्रतिस्पर्धी हितों के बीच तालमेल बनाए रखा जाए। उपनिवेशवाद के खिलाफ संघर्ष करने हेतु भारतीयों को एकजुट करने के लिए आपसी सामंजस्य अत्यंत आवश्यक था। कांग्रेसी मंत्रिमंडलों के पास ज्यादा समय नहीं था। 1938 के बाद यूरोप में युद्ध के बादल मंडराने लगे। लगभग सभी कांग्रेस शासित राज्यों यथा बॉम्बे,
बिहार, मद्रास, असम और संयुक्त प्रांत में प्रतिक्रियावादी तत्वों वाला द्वितीय सदन मौजूद था, जिसे विधान परिषद लेजिस्लेटिव काउंसिल के नाम से भी जाना जाता था। इसमें जमींदारों, भूस्वामियों, पूंजीपतियों और सूदखोरों का वर्चस्व था। इन परिषदों में कांग्रेस अल्पमत में थी, अतः किसी भी कानून को पास कराने के लिए सरकार को इन तत्वों से समझौता करना पड़ता था। कृषि का ढांचा अत्यंत जटिल और उलझा हुआ था, किंतु इन अवरोधों के बावजूद कांग्रेसी मंत्रिमंडलों ने कृषि ढांचे में अनेक सुधार किए तथा अनेक विधाओं का निर्माण किया। ये विधान भू सुधार, ऋणग्रस्तता से राहत, वनों में पशुओं को चराने की अनुमति, भू राजस्व की दरों में कमी तथा नजराना व बेगारी जैसे गैर कानूनी कार्यों को समाप्त करने इत्यादि से संबंधित थे। किंतु ये सभी लाभ मुख्यतः बड़े काश्तकारों को ही प्राप्त हुए तथा छोटे काश्तकार इससे ज्यादा लाभान्वित नहीं हो सके। खेतिहर मजदूरों पर भी इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। मजदूरों के प्रति नजरिया। कांग्रेसी मंत्रिमंडलों का रुख मजदूर समर्थक था। उनका आधारभूत दृष्टिकोण था मजदूरों के हितों की रक्षा तथा औद्योगिक शांति की स्थापना। उन्होंने हड़तालों का कम से कम आयोजन करने तथा हड़ताल पर जाने से पहले अनिवार्य मध्यस्थता की वकालत की। मजदूरों और मालिकों के बीच सौहार्दपूर्ण संबंधों की स्थापना हेतु उन्होंने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं तथा कांग्रेसी मंत्रियों को मध्यस्थ बनाने की सलाह दी। इसके साथ ही उन्होंने श्रमिकों की आर्थिक स्थिति सुधारने तथा उनकी मजदूरी में वृद्धि करने के प्रयास भी किए। कांग्रेसी मंत्रिमंडलों ने उग्रवादी मजदूर संघ की हड़तालों को कानून एवं व्यवस्था के रूप में हल किया तथा यथासंभव उनके लिए मध्यस्थ की भूमिका निभाई। इस रणनीति को काफी सफलता मिली, किंतु बॉम्बे में यह उतनी सफल नहीं रही। इसके अतिरिक्त वामपंथी आलोचक भी इस व्यवस्था से उतने संतुष्ट नहीं थे। आंदोलनकारी मजदूरों के विरुद्ध उन्होंने धारा 144 का इस्तेमाल किया तथा कई अवसरों पर मजदूर नेताओं को गिरफ्तार भी किया गया। जवाहरलाल नेहरू व्यक्तिगत तौर पर जन आंदोलन के विरोध प्रदर्शन के प्रति कांग्रेसी मंत्रिमंडलों के व्यवहार से अप्रसन्न थे, किंतु अपनी अप्रसन्नता को उन्होंने सार्वजनिक तौर पर कभी व्यक्त नहीं किया। जनता के बीच उन्होंने कांग्रेसी मंत्रिमंडलों का समर्थन किया तथा उनके कदमों को उचित बताया। यद्यपि गांधी जी भी उग्रवादी एवं हिंसक तरीके अपनाए जाने के विरुद्ध थे, तथापि वे जन सामान्य को राजनीतिक शिक्षा दिए जाने के पक्ष में थे। उन्होंने महसूस किया कि कांग्रेस को अपना लोकप्रिय जनाधार नहीं खोना चाहिए। उन्होंने कांग्रेस जनों को प्रशासन चलाने के लिए साम्राज्यवादी तौर तरीके न अपनाने की सलाह दी। समाज कल्याण संबंधी सुधार। इन सुधारों में निम्न प्रावधान सम्मिलित थे। कुछ निश्चित क्षेत्रों में शराब निषेध लागू कर दिया गया। हरिजनों के कल्याण हेतु अनेक उपाय लागू किए गए, जिनमें मंदिरों में प्रवेश, सामान्य नागरिक सुविधाओं का प्रयोग, छात्रवृत्तियां, पुलिस एवं सरकारी नौकरियों में इनकी संख्या में वृद्धि इत्यादि सम्मिलित थे। प्राथमिक तकनीक एवं उच्च शिक्षा की ओर ज्यादा ध्यान दिया गया तथा लोक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता जैसे मुद्दों को प्राथमिकता दी गई। अनुदान एवं अन्य तरीकों द्वारा खादी के प्रयोग को प्रोत्साहित किया गया। बंदी सुधार प्रारंभ किए गए। स्वदेशी उद्योगों को प्रोत्साहन दिया गया। राष्ट्रीय योजना के विकास को प्रोत्साहित करने हेतु 1938 में कांग्रेस अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रीय योजना समिति का गठन किया। कांग्रेस की सर्वदलीय कार्यों से इतर जन गतिविधियां। इन गतिविधियों में निम्न प्रयास सम्मिलित थे: जन शिक्षा अभियान की स्थापना, कांग्रेस पुलिस स्टेशनों एवं पंचायतों की स्थापना, कांग्रेस लोक शिकायत समितियों की स्थापना, जिनका कार्य लोक शिकायतों को सरकार के सम्मुख प्रस्तुत करना था, एवं राज्यों के लोक अदालत। मूल्यांकन। यद्यपि 1939 के अंत तक कांग्रेसियों के मध्य सत्ता के लिए अवसरवादिता, आंतरिक कलह एवं जोड़ तोड़ के प्रयास ऐसी बुराइयां परिलक्षित होने लगी थी, तथा उनके संसदीय कार्यों ने उनकी प्रतिष्ठा में वृद्धि की तथा जनता के मध्य उनके आधार को पुख्ता किया। यद्यपि कांग्रेस के मंत्रियों ने द्वितीय विश्व युद्ध के शुरू होने के पश्चात अक्टूबर 1939 में त्यागपत्र दे दिया, तथा कांग्रेस का 28 माह का शासन निम्न कारणों से महत्वपूर्ण था। यह धारणा सिद्ध हो गई कि मौलिक सामाजिक संक्रमण के लिए भारतीय स्वशासन आवश्यक है। मंत्रिमंडलों ने भारतीयों के सामाजिक, राजनैतिक एवं सांस्कृतिक उत्थान की दिशा में महत्वपूर्ण कार्य किए। मंत्रिमंडलों ने सांप्रदायिकता को रोकने के समर्थक एवं सफल प्रयास किए। अंग्रेजी नौकरशाही के मनोबल में कमी आई।
कांग्रेस के संसदीय कार्यों ने तब तक के विरोध तत्वों जैसे जमींदार इत्यादि पर अंकुश लगाया। लोगों को एक ऐसा खाका खींचने में मदद मिली जैसे कि उन्होंने स्वतंत्रता प्राप्त कर ली हो। मंत्रिमंडलों के प्रशासनिक कार्यों ने इस भ्रांति को तोड़ दिया कि भारतीय शासन करने में सक्षम नहीं है। चुनाव में कांग्रेस की शानदार जीत ने औद्योगिक कामगार वर्ग की उम्मीदों में वृद्धि की। जब कांग्रेस की प्रांतीय पूंजीवादियों के साथ घनिष्ठ मैत्री थी, उस समय बंगाल, बॉम्बे, गुजरात और संयुक्त प्रांत में उग्रवाद और औद्योगिक असंतोष में बढ़ोतरी हो रही थी। परिणाम स्वरूप कांग्रेस का रवैया श्रमिक विरोधी हो गया, जिसमें बॉम्बे ट्रेडर्स डिस्ट्रीब्यूट एक्ट 1938 अस्तित्व में आया। कांग्रेस नेतृत्व को एक अन्य द्वंद्व से भी रूबरू होना पड़ा। क्या कांग्रेस को व्यापक लोकतंत्र के लिए प्रजामंडल आंदोलन का समर्थन करना चाहिए या नहीं? इस बीच अखिल भारतीय मुस्लिम लीग कांग्रेस से इस बात पर नाराज हो गई कि वह उनके साथ सत्य साझा नहीं कर रही और उनके कथित तौर पर कांग्रेस मंत्रालयों द्वारा किए गए अत्याचारों पर विस्तृत रिपोर्ट तैयार करने के लिए 1938 में पीरपुर समिति गठित की। अपनी रिपोर्ट में समिति ने कांग्रेस पर धार्मिक कार्यों में हस्तक्षेप, हिंदी के पक्ष में उर्दू को हतोत्साहित करने, मुसलमानों के उचित प्रतिनिधित्व का ह्रास और आर्थिक क्षेत्र में मुसलमानों पर अत्याचार करने का आरोप लगाया। कांग्रेस को यह एहसास हुआ कि सत्ता में बने रहना और वास्तव में प्रशासन चलाना आसान नहीं था और सभी वर्गों की ऊंची अपेक्षाओं को तुरंत पूरा नहीं किया जा सकता था। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें।